आज ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें हम जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है और किस तरीके से कि इंडस्ट्रीज किसी कंट्री को डेवलप करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आइए शुरू करते हैं। Production of goods in a large quantity after the processing from a raw material is more valuable products called manufacturing. तो प्रोडक्शन किसी गुड्स का रॉ मटेरियल से किसी फिनिश गुड को क्रिएट करना ही मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। जैसे आपको पता होगा कि जो पेपर है वो वुड से बनता है, शुगर केन से, आयरन और स्टील जो है वो आयरन और एल्यूमिनियम या बॉक्साइट से बनता है। तो ये सारे जो रॉ मटेरियल है और इससे फिनिश गुड क्रिएट होता है। ओके, जैसे कॉटन जो है उसके येंस को मिला करके क्लोथ मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है प्रोडक्ट्स का, फिनिश गुड कंप्लीट किया जाता है, वो रॉ मटेरियल से किया जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है सेकेंडरी एक्टिविटी में। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का है जो डिपेंड करता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर। प्राइमरी एक्टिविटी से मटेरियल देती है और उस मटेरियल से वो फिनिश गुड बनाता है। वर्कर्स एम्प्लॉयड रहते हैं स्टील फैक्ट्रीज में, कार्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, बेकरीज और ऐसी बहुत सी कैटेगरी है जहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है। इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में खासकर पढ़ेंगे और सेकेंडरी सेक्टर्स को जानेंगे। तो इकोनॉमिक को स्ट्रेंथ करने के लिए, इकोनॉमिकली किसी देश को मजबूत करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप रहेगी उतना ही कोई कंट्री इकोनॉमिकली ताकतवर बनेगी। आइए अब हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का। तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स है वो किसी भी डेवलप कंट्री का बैकबोन माना जाता है। इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो हेल्प करती है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। वो इकोनॉमिक का बैकबोन है। वो हैवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल इन एग्रीकल्चर को कम करती है। जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं उनके डिपेंडेंस को कम करती है, वो उन्हें जॉब प्रोवाइड करवाती है। और यही सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर को भी प्राइमरी सेक्टर से जोड़ती है। सेकेंड जो है इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट को और पॉवर्टी को ख़त्म करने में मदद करता है किसी देश का। जैसे इंडस्ट्री, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। ये एक मेन फिलॉसफी है कि पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ है और जॉइंट वेंचर्स कंपनी है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इंडिया में। इनका एम यही है कि वो रीजनल, जो भी रीजन बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं, बैकवर्ड्स एरिया है, ट्राइबल्स एरिया, उनको डेवलप किया जा सके। थर्ड जो इम्पोर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स है वो ट्रेड और कॉमर्स को एक्सपैंड करते हैं, फैलाते हैं। ओके, और फॉरेन एक्सचेंज को भी डेवलप करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि कंट्रीज जो है वो रॉ मटेरियल से बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फिनिश गुड क्रिएट करती है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ना। इसके अलावा इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ करना चाहता है ताकि वो भी एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके चाइना की तरह। ठीक है, तो ये सारे 4 पॉइंट्स हैं जो हमको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के इंपॉर्टेंस बताते हैं। आगे है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूडेड टू ईच अदर। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो दोनों अलग अलग नहीं है, वे एक साथ हाथ मिला के चलते हैं। जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ है वो तो मेजर बूस्ट करती है एग्रीकल्चर्स को और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करती है। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है जिससे फिनिश गुड
बनते हैं। इसके अलावा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर पंप, इरिगेशन पंप फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, पीवीसी पाइप्स, मशीनरी, टूल्स, जो भी फार्मर को मॉडर्नाइज कर सके, फार्मिंग मेथड को मॉडर्नाइज कर सके, वो सारी इक्विपमेंट प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो एग्रीकल्चर्स को बढ़ावा देने में मदद करता है, क्योंकि उसके ही रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को इफ़िशिएंट बनाते हैं। प्रेजेंट डे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ही देन है। जितना ज़्यादा इफ़िशिएंट इंडस्ट्रियल एरिया होगा, ग्लोबलाइजेशन भी उतना ज़्यादा वास्ट होगा और ये कंपटीशन का समय है। इसके अलावा हम सेल्फ सफिशिएंट भी हो सकते हैं, और सेल्फ सफिशिएंट होना भी इनफ नहीं है, क्योंकि आज बहुत से प्रोडक्ट्स की मांग दुनिया के कोने कोने में है। कई जगह फिनिश गुड बनते ही नहीं हैं, कई लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं, अपने आप फिनिश गुड बनाते हैं। पर इंडिया अगर चाहे तो वो इंटरनेशनल मार्केट पे कम्पीट कर सकता है, वो बहुत बेहतरीन फिनिश्ड गुड बना सकता है अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ का मजबूत हो तो। आइए अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो लास्ट 2 डेकेड्स में, 20 सालों में हमने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मजबूत हुआ है। वो 17% GDP में कंट्रीब्यूशन करता है, जिसमें 27% जो है इंडस्ट्रीज एरिया से आता है। इसके अलावा 10% जो है माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस से क्रिएट होता है। इसके अलावा सम ईस्टर्न इकोनॉमिक्स की, अगर ईस्टर्न एशियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसके मुकाबले में इंडिया इतना पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग हब्स नहीं बन पा रहा है। आसपास के देश में 25 और 35% तक कंट्रीब्यूशन होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। तो जो ग्रोथ रेट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की वो लास्ट डेकेड्स में बढ़ी है, 7% के हिसाब से बढ़ रही है। इसके बाद के जो डेकेड्स आएंगे उसमें 12% और 13% बढ़ाने की योजना चल रही है। 2013 में मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका ग्रोथ रेट 9 से 10% तक देखा गया था। ओके, इसके अलावा एक एप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ गवर्नमेंट अपना रही है, जिससे वो इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेगी, प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करेगी। इकोनॉमिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जो टारगेट है आगे के समय का, नेक्स्ट डेकेड्स का, उसे भी वो पूरा करेगी। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल को क्रिएट किया गया है, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने में मदद करे। आइए अब हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल लोकेशन कहाँ पे है। तो इंडस्ट्री को लोकेट करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर्स, कैपिटल पावर, मार्केट, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस तरीके से किस प्लेस में क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल लोकेट हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में लोकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर बहुत से ये सारे फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताया वो लोकेशंस में मदद करते हैं। ओके, तो इसका अरेंजमेंट ये भी देखा जाता है कि कहाँ पे उनका जो कॉस्ट है प्रोडक्ट्स बनने का वो बहुत लो, ऐसी जगह में उन्हें लोकेट करना होता है। और इसके अलावा जहाँ पे इंडस्ट्री लोकेट होती है वहाँ पे अर्बनाइजेशन अपने आप आ जाता है। बहुत सी समटाइम क्या होता है कि इंडस्ट्रियल्स जो है वो शहर के आसपास ही लगा दिया जाता है, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन साथ साथ चल सके, शहर क्रिएट हो सके। इसके अलावा शहर के में बहुत सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, डेवलप हो जाती है, जहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज डेवलप हो, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, कंसल्टेंसी एंड फाइनेंशियल एडवाइस। इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करता है अर्बन सेंटर्स को, जिसे हम एग्लोमेरेशन इकोनॉमी कहते हैं। तो ये एग्लोमेरेशंस जो है वो लार्ज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में मदद भी करता है और बढ़ावा भी देता है। तो अगर हम प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादातर
समुद्र के आसपास इलाकों में होती थी, ताकि आसानी से माल या फिनिश गुड है उसको दूसरे देश भेजा जा सके। इसी कारण मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसी बड़ी मेट्रो सिटीज़ आज हमारे सामने मौजूद है। ये इमर्ज हुआ है इंडस्ट्रीज़ का, वो अर्बन सेंटर को क्रिएट करने के लिए, अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर्स को भी बनाए रखना इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर ही उन्हें देगा। तो आइए अब हम एक छोटा चार्ट में देख लेते हैं कि ये मार्केट की लाइनिंग क्या है। देखिए, इनपुट्स रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलता है, तो रॉ मटेरियल्स हमको एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेगा। उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा वो रॉ मटेरियल का, वो फैक्ट्री पहुँचेगा, फैक्ट्री से फिर आउटपुट होगा प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स बनेगा और वहाँ से वो फिर ट्रांसपोर्ट होगा, और ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाएगा, वो मार्केट चले जाएगा। ओके, मार्केट जाएगा, मार्केट में पैसा क्रिएट करेगा, ये पैसा वापस घूम करके लोगों के पास ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है मैन्युफैक्चरिंग की। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट की डिसीजन लिए गए हैं फैक्टर ऑफ लोकेशंस में, जो ज़रूरी है ताकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रॉपर वे में हो सके। तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं लेबर्स के लिए और इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए। ओके, तो आइडियल लोकेशन जो है वो इन सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स, ठीक है। ओके, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन साइट्स, डिस्कशन, ओके, डिसीजन ऑफ लोकेट फैक्ट्री एट अ साइट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। ये 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आइडियल लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। ओके, तो आइए अब हम जान लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या है। तो वैसे तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को देखा गया है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन, ऐसे बहुत से वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिसका क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ये रॉ मटेरियल से फाइनिश गुड क्रिएट होते हैं। तो इनको अलग अलग वेरियस बेसिस में बांटा गया है, इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग क्राइटेरिया पे बांटा गया है, उनके मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर, उनके प्लेस के आधार पे। तो आइए एक एक करके उनकी क्लासिफिकेशन को जान लेते हैं। पहला बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से, ठीक है। तो पहला है एग्रोबेस मतलब एग्रीकल्चर से मिलने वाले प्रोडक्ट्स और उससे फिनिश गुड बनना। तो कॉटन, वुल, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी और ईटेबल ऑयल, ये हमको एग्रोबेस इंडस्ट्रीज से मिलते हैं। इसके अलावा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जहाँ से मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट्स, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। तो इसके अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, तो बेसिक जो की फैक्टर है इंडस्ट्रीज़ का वो होता है गुड्स, सब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड को मैन्युफैक्चरिंग करना। जैसे आयरन, स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम को मेल्ट करके प्योर बनाया जाता है, उसे डेवलप किया जाता है। इसके अलावा कंज्यूमर जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जो गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को देती है, जैसे कि शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, स्विंग मशीन है और फैंस, तो यहाँ से वो लोहा बना के देंगे और यहाँ से वो मशीनें बनेगी और आगे जाएगी। तो ऐसे में दो मैन्युफैक्चरिंग हब्स काम करते हैं। अगला जो बेसिस डिवाइड किया गया है वो है कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है, पहला है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके आधार पे डिपेंड किया जाता है। इसकी लिमिट्स लिखी गई है पीरियड्स ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स जो होता है वो 1 करोड़ तक का होता है, ठीक है। ओके, यस। तो अगला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस से बांटा गया है, ठीक है। तो ओनरशिप के बेसिस में पब्लिक सेक्टर, जैसे कि भेल, सेल, एक्सेट्रा जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी, जिसमें गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती है।
नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जिसमें प्राइवेट कंपनीज पैसा लगाती है, जिसमें से टिस्को मतलब टाटा ग्रुप आता है, बजाज ऑटो है, रिलायंस है, डाबर इंडस्ट्रीज़ है, ये आते हैं। इसके अलावा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके, स्टेट्स यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों मिल करके पैसा लगाते हैं और अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं। इसमें आती है ऑयल इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं। अगली इंडस्ट्री है कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है कि बहुत से जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो मिल करके एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं। इसमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, वर्कर्स मिल करके काम करते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो सबको इक्वली बंटता है। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो सबको बराबर बराबर कोऑपरेटिव में बंटता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अमूल है। इसके अलावा कुछ शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं महाराष्ट्र की जो एज अ कोऑपरेटिव चलती है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी से और बेसिस में बांटा गया है, वो है बल्क एंड वेटेज ऑफ रॉ मटेरियल। आप कितना रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ कौन कहलाती है? आयरन एंड स्टील, क्योंकि वो बहुत बल्क में रॉ मटेरियल को यूज़ करती है। इसके अलावा लाइट इंडस्ट्रीज़ जो लाइट मटेरियल को यूज़ करती है, इसमें इलेक्ट्रिक गुड्स और इंडस्ट्रीज़ आते हैं। तो ये जो है बेसिस में डिवाइड किया गया है इंडस्ट्रीज़ को। होप स्टूडेंट आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।